वाला एरिया हम लोगों को आज टच करना है। अलॉन्ग विद दैट सर्टेन प्रोविजंस ऑफ एविडेंस भी करने हैं, और एविडेंस एक्ट अगर आपके पास है तो प्लीज काइंडली साथ में लेके बैठिएगा, ठीक है। बाकी लोगों का मैं वेट कर रहा हूँ, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। सेक्शन 306 आईपीसी, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 113 कैपिटल है, और आपका आईपीसी का सेक्शन 498 कैपिटल है। ये सब एरिया आज हमारा रहेगा डिस्कशन। एरियाज है, ठीक है। सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी, 113 कैपिटल है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, एंड सेक्शन 498 कैपिटल, ये सब रहेगा। इसके साथ कुछ एक जजमेंट्स रहेंगी, वो लेट द क्लास स्टार्ट, फिर उसके बाद डिस्कस करें। देखो सेक्शन नंबर आई एम स्टार्टिंग, ठीक है, बाकी लोग आ जाएंगे। सेक्शन नंबर 306 आप लोग देखें अगर, तो इट जनरली गिव्स अस द ऑफेंस दैट इज अबेटमेंट टू सुसाइड। यस, अबेटमेंट टू सुसाइड। एंड व्हेन इट कम्स टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ठीक है, किसी को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करना। अबेटमेंट का मीनिंग क्या है? दुष्प्रेरित करना, ठीक है। और अगर हम इसको जनरल लैंग्वेज में समझे तो किसी को उकसाना, ठीक है। अबेटमेंट मींस किसी को प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना। और अबेटमेंट टू सुसाइड जब हम सेक्शन 306 की इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अबेटमेंट का मीनिंग हमें सेक्शन नंबर 107 से निकालना पड़ता है, ठीक है। अबेटमेंट इज बाय 3 मैकेनिज्म्स। वन इज बाय द इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन दैट इज किसी को कुछ भी करने के लिए एनकरेज करना, ठीक है, किसी को प्रोवोक करना, किसी को कुछ करने के लिए जोश दिलाना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बाय कॉन्स्पिरेसी, एंड थर्ड वन इज बाय इंटेंशनल एडिंग, ठीक है, किसी की जानबूझ के कोई मदद करना, इंटेंशनल एडिंग। तो व्हेन इट कम्स टू द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड, तो क्योंकि हमारे पास सेक्शन नंबर 306 के अंदर एक सेपरेट सब्सटेंटिव ऑफेंस माना गया है, तो हम लोगों को सेक्शन 306 की पनिशमेंट के लिए अबेटमेंट के चैप्टर के अंदर नहीं जाना है। आप लोग जो ऑलरेडी अबेटमेंट का एरिया पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवाने के लिए ब्रीफ में डिस्कस अगर हम कर ले यहाँ पे, दैट सेक्शन नंबर 107 के अंदर अबेटमेंट डिफाइन किया गया है। 107 अबेटर कौन होगा, उसकी बात सेक्शन नंबर 108 के अंदर हमने डिस्कस करी थी। और जो भी व्यक्ति अबेटमेंट करता है, ठीक है, किसी ने सामने वाले को कुछ कहा, सामने वाले से कुछ एक्ट करवाया, जिसको हम अबेटमेंट कहते हैं, तो अल्टीमेटली द पनिशमेंट्स मे फॉल अंडर 109 और इट मे फॉल अंडर 115 और 160। जिन लोगों ने अबेटमेंट का चैप्टर कर रखा है, सभी लोगों को मेरे ख्याल से ये प्रोविजंस जो है रिकलेक्ट हो जाएंगे माइंड, ठीक है। 107 के अकॉर्डिंगली जब अबेटमेंट हम समझ रहे थे, तो पनिशमेंट्स 109, 115, 116 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करी थी। लेकिन बिकॉज आईपीसी के अंदर कहीं और अगर सेपरेट अबेटमेंट के ऑफेंसेस मेंशन कर रखे हों, तो हमें अबेटमेंट के चैप्टर के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट्स नहीं देखनी, ठीक है। हमें अबेटमेंट के चैप्टर के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट नहीं देखना है, रेदर जो सेक्शन होगा उस सेक्शन की जो पनिशमेंट है हमें वही एनालाइज करनी है। और 305 और 6 वैसे ही सेक्शंस हैं which provides the separate substantive offenses for abatement, ठीक है, अबेटमेंट टू सुसाइड। अब यहाँ पे क्योंकि सेपरेट सब्सटेंटिव ऑफेंस बना रखा है, तो हमें 109, 115, 116 देखने की जरूरत नहीं है जब हम सेक्शन 305 और 306 का इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। लेकिन जब वर्ड अबेटमेंट की बात आएगी, तो अबेटमेंट समझने के लिए हमें 107 और 108 देखना पड़ेगा कि अबेटमेंट एक्चुअली होता क्या है। यस, तो उसी पॉइंट पे आते हैं। यू जस्ट टेक आउट द सेक्शन नंबर 305 एंड 306, दोनों में बस छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन हमें ये निकालना है कि सेक्शन 306 के अंदर मेंजरिया और एक्टस रियस क्या होगा, ठीक है। पहले इसको निकालते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन आई एम टेकिंग पीपल टू द प्रोविजंस। जस्ट टेक इट आउट। सेक्शन नंबर 305 निकाल लो पहले, 305 और 306 समहाउ सेम ही है, बस विक्टिम कौन होगा उसमें डिफरेंस आ जाता है। सेक्शन 305 कहता है दैट इफ अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स, लेस देन 18, or the person of insane mind, delirious person, idiot, or any person in the state of intoxication commit suicide, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी वाले विक्टिम्स है, जो डिसीज्ड है, वो कौन है कि बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, इंसैनिटी है उसको, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इंसेन है, डेलीरियस पर्सन, डेलीरियस
से क्या समझते हैं? आप लोगों के साथ जब मैं इंटॉक्सिकेशन वाला एरिया डिस्कस कर रहा था तो एक डिजीज की मैंने बात करी थी वहां पे, द डिजीज ऑफ डेलेरियम ट्रिमेंस। रिमेंबर द डिजीज ऑफ डेलेरियम ट्रिमेंस? क्या होता था वो, कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से अपने आप को इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में रखता है, बहुत सारे लंबे समय से मतलब कई सालों से वो रेगुलर इंटॉक्सिकेट करता है अपने आप को, तो एक डिजीज है जिसको लीगल मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डेलेरियम ट्रिमेंस कहा जाता है। डेलेरियम ट्रिमेंस, ठीक है। तो अगर किसी को ऐसा डिजीज हो जाए तो उसी व्यक्ति को हम यहाँ पे जो है, जब भी हम पढ़ रहे हैं ना, द पर्सन हु इज अ डेलेरियस पर्सन, ये वही, ठीक है। Yeah, the person who is a delirious person, any idiot or any person in the state of intoxication commits suicide। तो जिसने भी अबेटमेंट किया है ऐसे व्यक्ति को सुसाइड कमिट करवाने के लिए, whoever abets the commission, तो अबेट का मीनिंग हमने निकाला 107 से, whoever abets the commission of suicide shall be punished with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term which can extend up to 10 years, and shall also be liable for fine। तो ये 305 की एप्लीकेशन सिर्फ इस तरह के लोगों ने अगर सुसाइड कमिट किया है ना, इनसेन है, 18 ईयर से कम है, इनके लिए लग रहा है। लेकिन सेक्शन 306 एक नॉर्मल व्यक्ति भी अगर सुसाइड करे जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, जो अपने अच्छे और बुरे के लिए सोच सकता है, द पर्सन हु कैन थिंक अबाउट हिज गुड और बैड, कौन सी चीज उसके लिए एडवांटेजेस है, कुछ कौन सी चीज उसके लिए डिसएडवांटेजेस है, ऐसा पता होने के बावजूद अगर कोई सुसाइड कमिट कर ले, तो फिर 306 के अंदर मैटर जा सकता है कि अगर मिस्टर ए बी को अबेट कर रहा है सुसाइड कमिट करवाने के लिए, और बी ना तो 18 साल से कम उम्र का है, ना इंसेन है, ना अनसाउंड माइंड का है, ना इडियट है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन है, तो अगर बी ने सुसाइड कमिट कर लिया तो ए की लाइबिलिटी सेक्शन 306 के अंदर देखी जाएगी। और अगर बी 18 साल से कम होता, इडियट होता, अनसाउंड माइंड का होता, एक्सेट्रा, तो ए की लाइबिलिटी 305 के अंदर जा सकती थी। द मैक्सिमम पनिशमेंट इज डेथ पेनल्टी आल्सो, ठीक है, अबेटमेंट के लिए डेथ पेनल्टी तक जा रही है। लेकिन 306 में अगर आप देखें तो इट इज रिटन दैट इफ एनी पर्सन कमिट्स सुसाइड, whoever abets the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable for fine। तो यहाँ पे सिर्फ 10 साल मैक्सिमम है, यहाँ पे डेथ पेनल्टी तक हम जा रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सेक्शन 305 के अंदर जिसको अबेट किया जा रहा है, that person is not able to take prudent decisions in his life। Why? Because maybe he is in the under the state of intoxication। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने लिक्वर का इंटॉक्सिकेशन कर रखा है, मान लो लिक्वर इंटेक कर रखी है, शराब पी रखी है, उसने कुछ इस तरह से लिक्वर का इंटेक कर रखा है कि वो अपने अच्छे बुरे के लिए सोच नहीं सकता, और आपने उसको कहा कि इस बिल्डिंग से कूद जा, एंड दैट पर्सन जंप्स अवे एंड ही डाइज। यस, सो अल्टीमेटली इज दैट पर्सन इज एबल टू टेक द प्रूडेंट डिसीजन? क्या वो एक अपने लिए कुछ अच्छा बुरा सोच सकता था? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ही वाज अंडर द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। सिमिलरली एक 18 साल से कम उम्र का बच्चा, हम अ पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ माइनॉरिटी, हम उसको कहते हैं सच पर्सन इज नॉट एबल एंड सच पर्सन शुड नॉट एंटर इनटू द एग्रीमेंट्स, वह अपना कंसेंट फ्रीली नहीं दे सकता है। तो अगर वो अपना कंसेंट फ्रीली नहीं दे सकता, इसका मतलब कि वो अपने बारे में अच्छा और बुरा भी नहीं सोच सकते। दैट इज व्हाई अगर ऐसे बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया तो 305 के अंदर पनिशमेंट जाएगा, डेथ पेनल्टी तक। लेकिन अगर वही अगर 18 साल से ऊपर है तो वो अच्छे बुरे के लिए सोच सकता है। तो यहाँ पे अबेटर की लाइबिलिटी थोड़ी कम हो गई, ठीक है, ये रीजन है। लेकिन when it comes to दोनों ही प्रोविजंस में, either it is 305 और it is 306, दोनों में ही मेन इशू है कि अबेटमेंट किया है। बस विक्टिम कौन होगा ये डिफरेंस आ जाता है कि 305 में विक्टिम स्पेसिफाइड है कि कौन होना चाहिए, और 306 में जितने बाकी लोग बच गए वो 306 में आ जाएंगे। व्हाट इज द मेंजरिया? ठीक है, मेंजरिया मतलब जो गिल्टी इंटेंशन है अबेटर की वो क्या होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज अबेटमेंट टू सुसाइड। किसी व्यक्ति को, सामने वाले को सुसाइड कमिट करवाने के लिए अबेटमेंट करना ही मेंजरिया है। यही अबेटर का गिल्टी इंटेंशन है, इट इज अ गिल्टी इंटेंशन। और एक्टस रियस क्या होगा कि सामने वाले ने सुसाइड कमिट कर लिया, द पर्सन कमिट्स सुसाइड। Now this is the basic thing under which the provisions of 305 or 306 can be made applicable.
ठीक है, ये बेसिक चीज है। बट इसमें मैं दो चीजें आपको और साथ में बताता हूं अभी, कि मान लीजिए अपने ऐसे एग्जांपल्स को आप अपने आप फॉर्मुलेट करके देखिएगा। मैं ये कहता हूं कि मिस्टर ए बी को एनकरेज कर रहा है कि बी सुसाइड कमिट करे, किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनकरेज कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है कि बी कुछ ऐसा करे। इंटेंशन किसकी है? अबेटर की, मिस्टर ए की। अगर बी सुसाइड कमिट कर लेता है तो ही हैज लॉस्ट इट हिज लाइफ, लेकिन ए की लाइबिलिटी 305 या 306 के अंदर जा सकती है। ठीक है, 305 तब चलेगा अगर जिसने सुसाइड कमिट किया है वो अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा का है। 306 अप्लाई तब करेगा जब सामने वाला व्यक्ति एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, प्रूडेंट पर्सन था, 18 साल से ऊपर की उम्र का था, वो अपने अच्छे बुरे के लिए सोच सकता था। बट मान लीजिए ए ने बी को अबेटमेंट किया, लेकिन बी अबेटमेंट होने के बावजूद सुसाइड कमिट नहीं करता है। Yes, are you getting my point? That there is a person, Mr. A, he abets Mr. B to suicide. अगर तो बी सुसाइड कमिट कर ले तो ए की लाइबिलिटी 305 या 306 के अंदर बन सकती है। लेकिन मान लीजिए बी ने सुसाइड नहीं किया, बी डज नॉट कमिट सुसाइड, तो आप लोगों को अबेटमेंट के चैप्टर में सेक्शन नंबर 108 एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी, उसमें एक पॉइंट था कि अबेटमेंट अगर हुआ है तो सामने वाले ने कोई ऑफेंस किया हो या ना किया हो, अबेटर की लाइबिलिटी फिक्स हो जाती है। रिमेंबर, मैंने आपको कहा कि आप किसी के घर में जाके कुछ ऑफेंस करिए, अगर आपने कर दिया तो आप लायबल और मैं अबेटमेंट के लिए लायबल। लेकिन अगर मैंने कहा कि आप ऑफेंस करिए किसी के घर में जाकर और आप नहीं करते, यू डज नॉट कमिट एनी ऑफेंस, तो आपकी तो कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, लेकिन अबेटर की लाइबिलिटी रहेगी। अबेटर इज लायबल इवन इफ द मेन ऑफेंस हैज नॉट बीन कमिटेड, अबेटर इज लायबल देयर एंड देन। तो ऐसे ही केसेस में अगर हम ये कहें कि ए ने बी को अबेट किया और बी ने किया कुछ नहीं, तो फॉर व्हाट थिंग ए शुड बी मेड लायबल, ए की लाइबिलिटी किस चीज के लिए होनी चाहिए? अब क्योंकि ये अबेटमेंट को लेके एक सेपरेट ऑफेंस है, तो हम अबेटमेंट के चैप्टर में तो जाएंगे ही नहीं। तो ऐसे केस में the charge which will be framed against Mr. A will be attempt to abet to suicide, attempt to abetment to suicide। अगर बी ने ऑफेंस नहीं किया, सुसाइड कमिट नहीं किया, तो ए की लाइबिलिटी रहेगी अटेम्प्ट टू अबेट टू सुसाइड। और जब अटेम्प्ट के लिए इसको पनिशमेंट देना है तो हम सेक्शन 306 रेड विद 511 आईपीसी रीड करते हुए ए की पनिशमेंट फिक्स कर सकते हैं। 511 के अंदर क्या है, अब आप लोगों को थोड़ा सा भी बता दूं। हमारे आईपीसी में मैंने आप लोगों को पहले पुरानी क्लासेस में डिस्कस किया था कि आईपीसी की क्राइम की 4 स्टेजेस है, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। ठीक है, कमीशन ऑफ द ऑफेंस के लिए हमेशा लाइबिलिटी रहेगी, अटेम्प्ट के लिए भी लाइबिलिटी हमेशा रहेगी, प्रिपरेशन के लिए लाइबिलिटी सिर्फ तब होगी अगर आईपीसी में कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे कि प्रिपरेशन टू कमिट डेकॉइटी। डेकॉइटी कमिट करने के लिए अगर कुछ एक लोग, 5 से ज्यादा लोग प्रिपरेशन कर देते हैं, तो सेक्शन 399 के अंदर प्रिपरेशन करना ही पनिशेबल ऑफेंस माना गया। आप अटेम्प्ट करें या ना करें, कमीशन करें या ना करें, हमें कोई मतलब नहीं। इसी तरह से काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन्स, ठीक है, सिक्कों को गलत तरीके से बनाना, ठीक है, करेंसी को गलत तरीके से बनाना, काउंटर फिटिंग जिसको हम कहते हैं, ये अपने आप में प्रिपरेशन करना अपने आप में ऑफेंस है, सेक्शन नंबर 233 के अंदर। ठीक है, 399, 233, इस तरह के कुछ एक ऑफेंसेस हैं आईपीसी में 3-4, जहां पे प्रिपरेशन करना अपने आप में पनिशेबल होता है। अटेम्प्ट की जब बात आती है तो मैंने भी कहा कि अटेम्प्ट हमेशा ही पनिशेबल होगा। अब अटेम्प्ट के केसेस में होता क्या है कि कभी कभी तो हमारे पास सेपरेट प्रोविजन मिल जाता है जिसमें अटेम्प्ट को लायबल कर रखा है। जैसे तो अटेम्प्ट टू मर्डर हम कहते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन नंबर 307, 307 लगाई जाती है अगर कोई व्यक्ति मर्डर करने की अटेम्प्ट करता है। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड तो 308 लग जाएगा। ठीक है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड तो 309 लग जाएगा।
तो कुछ एक केसेस में अटेम्प्ट अपने आप में प्रोविजंस के अंदर पनिशेबल ऑफेंस मेंशन कर रखा है। हर ऑफेंस के लिए ऐसा नहीं होगा। जैसे थेफ्ट की बात करते हैं, थेफ्ट, ठीक है, तो थेफ्ट में एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस जो है वो तो पनिशेबल है 379, 380, 381 या 382 के अंदर। अगर थेफ्ट कोई कमिट कर रहा है तो ये ऑफेंसेस जो है ये बनते हैं। लेकिन अगर थेफ्ट करने का कोई अटेम्प्ट करता है तो इसके लिए कोई सेपरेट प्रोविजन मेंशन नहीं है। देयर इज नो सेपरेट प्रोविजन फॉर अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट। अब मान लो एक व्यक्ति किसी के घर के अंदर चला गया, घर के अंदर जाने के बाद उसने चोरी करने की कोशिश करी, लेकिन मालिक जो था वो सोया हुआ था, वो उठ जाता है और चोर भागने के लिए चलता है, तो उसने प्रॉपर्टी को मूव तो किया नहीं। और जब तक प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मूव नहीं किया जाएगा तो थेफ्ट होगा नहीं। यस, लेकिन अटेम्प्ट तो करने की कोशिश करी ना। आप घर के अंदर थेफ्ट करने के लिए गए, यू आर देयर टू कमिट थेफ्ट, तो हम कहेंगे अटेम्प्ट के लिए लायबल करो। लेकिन अटेम्प्ट टू थेफ्ट की पनिशमेंट कहीं पे मेंशन नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर कहीं पे आईपीसी में किसी ऑफेंस की अटेम्प्ट करने के लिए अलग से प्रोविजन मेंशन्ड नहीं हो, तो जो भी मेन ऑफेंस होता है उस ऑफेंस को 511 के साथ रीड कर लिया जाता है, 511 के साथ। 511 हर उस ऑफेंस के लिए लगेगा जिसके लिए अटेम्प्ट की सेपरेट पनिशमेंट आईपीसी में नहीं रखी है, हर ऑफेंस के साथ। जैसे मर्डर है तो मर्डर के लिए तो सेपरेट पनिशमेंट रखी है अटेम्प्ट टू मर्डर की, तो 307 के साथ 511 लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ऑफेंसेस जिनके लिए अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं मेंशन है, 511 हमेशा साथ में ड्रॉ करके अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी एक्सेट्रा के लिए पनिशमेंट फिक्स हो जाएगी। वो 511 के अंदर बताया गया है कि पनिशमेंट कैसे कैलकुलेट करनी, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट, दैट इज बीइंग मेंशन्ड ओवर इन सेक्शन 511। बट व्हाट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर है, हम 306 की बात कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जैसे मैंने इस एग्जांपल में कहा कि ए ने बी को अबेट किया सुसाइड कमिट करने के लिए, लेकिन बी सुसाइड नहीं करता है, तो ए की लाइबिलिटी बनेगी अटेम्प्ट टू अबेट टू सुसाइड। इतना क्लियर हो गया सभी को? अटेम्प्ट टू अबेट टू सुसाइड, उसने अटेम्प्ट तो कर ही दिया, बी ने नहीं किया, ये सुसाइड करने की कोशिश करी लेकिन मरता नहीं है, सुसाइड सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो भी अटेम्प्ट रहेगा। तो 306 में मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है आप लोग देखिए। व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट गिवन इन सेक्शन 306? इट इज 10 इयर्स। 10 साल मेंशन है ना, कि अगर कोई व्यक्ति अबेटमेंट टू सुसाइड कमिट करता है, ठीक है, मतलब एक्चुअली आपने अबेटमेंट किया और सामने वाले ने सुसाइड कमिट कर लिया, तो लगेगा 306। और सामने वाले ने सुसाइड कमिट नहीं किया या फिर उसने कोशिश करी लेकिन सुसाइड कमिट नहीं हो पाया, तो अटेम्प्ट के लिए लायबल कर दोगे अबेटर को। और अटेम्प्ट के लिए 306 के साथ 511 पड़ेंगे। 306 की पनिशमेंट मैक्सिमम 10 साल है, मैक्सिमम 10 साल। तो अटेम्प्ट के लिए जब पनिशमेंट को कैलकुलेट करना हो तो आईपीसी का 511 निकालो एक बार, टेक इट आउट, सेक्शन नंबर 511। देखो 511 क्या कह रहा है, जस्ट रीड इट वंस। कह रहा है whoever attempts to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment or to cause such an offense to be committed and in such attempt does any act towards the commission of the offense, मतलब उसने वो हर कोशिश करी जिससे ऑफेंस हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया, अटेम्प्ट हुआ है, shall where no express provision is made by this code। ये वो बात है, जैसे मर्डर की बात है ना, तो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए 307 है, कल्पेबल होमिसाइड के लिए 308 है, तो उन एरियाज में 511 अप्लाई नहीं करता है, इसीलिए लिख दिया where no express provision is made by this code for the punishment of such attempt be punished with the imprisonment for either description for a term which can extend up to 1/2 of the imprisonment for life or as the case may be or 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offense। तो 1/2 कर दो, 1/2। तो इसका मतलब अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा ऑफेंस करने की कोशिश करने लगा लेकिन ऑफेंस सक्सेसफुल नहीं हुआ और अटेम्प्ट हो गया, तो अटेम्प्ट की पनिशमेंट कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन 511 कहता है कि जो भी ऑफेंस अगर हो जाता तो जो भी लॉन्गेस्ट टर्म थी उस लॉन्गेस्ट टर्म का 1/2 कर दो, तो अटेम्प्ट की पनिशमेंट निकल आएगी।
तो मेरे इस केस में जो 306 रेड विद 511 किया, तो 10 साल का 1/2 कर दो तो 5 ईयर पनिशमेंट रहेगी मिस्टर ए की फॉर अटेम्प्ट टू अबेट टू सुसाइड। ठीक है, अब आपको ये चीज जरूरी क्यों है? एज फार एज द एडीए एग्जाम्स आर कंसर्न, जब आपको प्रिपोजिशंस दी जाती हैं तो वहां पे कभी कभी जैसे अटेम्प्ट का केस आ गया, अगर तो अटेम्प्ट को लेके कहीं पे स्पेसिफिक प्रोविजन मेंशन्ड है तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही डील करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे अटेम्प्ट को लेके सेपरेट पनिशमेंट या सेपरेट ऑफेंस नहीं बनाया है तो 511 के साथ मेन ऑफेंस को रीड करेंगे, और मेन ऑफेंस की जितनी पनिशमेंट मैक्सिमम रहेगी उसका 1/2 कर लो, 1/2। तो 1/2 करने पे जो आएगा वो अटेम्प्ट की लाइबिलिटी जो है व्यक्ति की बनती है। ठीक है, तो इसमें आप 2 लाइनें लिख लो पहले, राइट डाउन। इन केस ऑफ सेक्शन 306, इन केस ऑफ सेक्शन 306, if the suicide, in case of section 306, if the suicide was abetted, if the suicide was abetted but it was not committed, if the suicide was abetted but it was not committed, comma, then the liability will fall under, then the liability will fall under criminal attempt, liability will fall under criminal attempt to abetment of suicide, criminal attempt to abetment of suicide, comma, the actus reus, the actus reus under section 306, the actus reus under section 306 is the commission of suicide। आप 306 अगर देखें ना 306, तो 306 के अंदर जो मेंशन किया है उसको बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है उसका। आप यहां पे अगर देखिए मेरे साथ, तो 306 में लिखा है इफ एनी पर्सन कमिट्स सुसाइड, कमीशन ऑफ सुसाइड अगर हुआ है किसी की अबेटमेंट होने के बाद, हुएवर अबेट्स द कमीशन, तो फिर 306 लगता है। तो मतलब 306 की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि सुसाइड कमिट होना चाहिए। अगर सुसाइड कमिट नहीं हुआ तो एक्टस रियस हमारा फेल हो गया, एक्टस रियस फेल हो गया तो अटेम्प्ट के लिए लायबल कर दोगे, इसीलिए लिखवा रहा हूं द एक्टस रियस ऑफ सेक्शन 306 इज द कमीशन ऑफ सुसाइड एंड इफ the actus reus, if the actus reus fails, if the actus reus fails, then it will be the case of, it will be the case of criminal attempt to abetment of suicide, it will be the case of criminal attempt to abetment of suicide, and the accused will be liable, and the accused will be liable under section 306, accused will be liable under section 306 read with 511 IPC, read with 511 IPC, full stop। तो ये तो बेसिक चीज है, समझ गए ना? मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है कि 305 या 306 का चार्ज तभी लगेगा अगर अबेटमेंट होने के बाद सामने वाले ने सुसाइड कमिट कर रखा है। अगर सुसाइड कमिट नहीं हुआ तो 305 या 306 के साथ 511 फ्रेम किया जाएगा अगर अटेम्प्ट हुआ है तो, और अटेम्प्ट की लाइबिलिटी फिर 1/2 करके, जो लॉन्गेस्ट है उसका 1/2 करके फिक्स कर दीजिए। ठीक है, दैट इज द बेसिक थिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इन व्हाट केसेस Section 113 कैपिटल A will apply, Section 113 कैपिटल A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये कब अप्लाई होगा? ठीक है, आप हेडिंग बना लेना, प्रिजम्पशन रिगार्डिंग द अबेटमेंट टू सुसाइड, प्रिजम्पशन रिगार्डिंग द अबेटमेंट टू सुसाइड। Now, in such kind of cases, when the presumption is to be taken away, we have to see that what is being mentioned in 113 capital A of Indian Evidence Act। अगर Indian Evidence Act है तो निकालिए,
ठीक है, अदरवाइज आई एम शोइंग द पीडीएफ फाइल टू यू पीपल। पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम 498 कैपिटल ए की तरफ स्विच कर पाएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Yeah. So as far as 113 capital A of Indian Evidence Act is concerned, it is stating a presumption as to the abatement of suicide by a married woman। ठीक है, अगर कोई मैरिड वुमेन सुसाइड कमिट कर रही है किसी की अबेटमेंट के बाद, तो हम एक प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेते हैं कोर्ट के सामने। अगर ऐसा केस आएगा तो कोर्ट विल ऑलवेज गोइंग टू टेक अ प्रिजम्पशन अगेंस्ट द एक्यूज। वो क्या प्रिजम्पशन है, इसको एक बार पढ़िए मेरे साथ। लिखा है, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर the commission of suicide by a woman had been abetted by her husband or any relative of her husband। इसको अंडरलाइन कर लीजिए अगर डायरेक्ट है तो। ठीक है, कि कोर्ट में ये क्वेश्चन है कि जो वुमेन ने सुसाइड किया वो सुसाइड क्या हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स के थ्रू अबेटेड तो नहीं किया गया था। एंड इट इज शोन, एंड का मतलब अगला पोर्शन साथ में जरूरी है। एंड इट इज शोन दैट शी हैज कमिटेड सुसाइड विद इन द पीरियड ऑफ 7 years from the date of her marriage। पहला पॉइंट। and her husband or such relative of her husband had subjected her to cruelty। the court may presume, mandatory presumption नहीं है, discretionary है। the court may presume, having regard to other circumstances of the case, that suicide has been abetted by her husband or by such relative of her husband। तो इसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमारे निकल के आए, 113 कैपिटल ए को अगर हमें अप्लाई करना पड़े कोर्ट के अंदर या किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय, तो पहला पॉइंट ये कि जिसने सुसाइड कमिट किया है वो एक मैरिड वुमेन थी। 7 years of marriage has not been completed, has not been completed। 7 साल शादी को अभी पूरे नहीं हुए हैं। The woman was subjected to cruelty। और cruelty कर कौन रहा है? It is being committed by either husband or relatives of husband। तो हम एक presumption ड्रॉ करते हैं। The presumption is कि जो व्यक्ति क्रुएलिटी कमिट कर रहा है, चाहे वो हस्बैंड हो या हस्बैंड के रिलेटिव्स हो, जो क्रुएलिटी कमिट कर रहा था उसी ने अबेटमेंट किया है। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ अबेटमेंट, ये प्रिज्यूम कर लिया कोर्ट ने। मे प्रिज्यूम है लेकिन, तो इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट दैट वेदर द कोर्ट वांट टू टेक अप दिस प्रिजम्पशन और नॉट। प्रिजम्पशन आप लोग मेरे ख्याल से समझते होंगे कि जब भी कोर्ट के सामने कोई केस इस तरह का आएगा तो कोर्ट लॉ की हेल्प लेते हुए प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेगी। और अगर हमने प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लिया तो हम ऑटोमेटिकली एक्यूज के अगेंस्ट टिल्ट हो जाएंगे। हम ये मान के चलेंगे कि एक्यूज ने अबेटमेंट किया है। अब एक्यूज को प्रूव करना है कि उसने कोई क्रुएलिटी कमिट नहीं करी है। एक्यूज को प्रूव करना है कि उसने किसी तरीके से अबेटमेंट नहीं किया। द होल बर्डन विल अपॉन द एक्यूज। हम नॉर्मली क्या कहते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ इनिशियल स्टेज पे प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। प्रोसिक्यूशन के ऊपर कहते हैं ना, द नॉर्मल रूल इज द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दैट द एक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस। इसीलिए जब ट्रायल शुरू होता है तो केस की जब ओपनिंग की जाती है प्रोसिक्यूटर्स के थ्रू, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट को बताता है कि एक्यूज ने कैसे कैसे ऑफेंस किया होगा या क्या किया है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्यूज के अगेंस्ट एक प्रिजम्पशन ड्रॉ कर ले कि हम मान के चल रहे हैं कि तुम ही ने किया है, तो बर्डन सारा का सारा एक्यूज के ऊपर चला गया कि अब उसको प्रूव करना है कि उसने किसी तरीके से अबेटमेंट नहीं की। इसका मतलब जब भी प्रिजम्पशन रेज हम कर लेंगे तो प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है कि एक्यूज ने क्या किया है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव, बिकॉज हम प्रिजम्पशन ले रहे हैं। और जब एक बार प्रिजम्पशन ले लिया तो सारा का सारा बर्डन स्विच कर जाएगा एक्यूज के ऊपर कि उसने अबेटमेंट नहीं किया था। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट को समझने के लिए कुछ एक सिचुएशंस हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। उन सिचुएशंस पे चलते हैं। द सिचुएशन इज लाइक दिस। देखो, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 306, लेकिन 306 के साथ मैं इंडियन एविडेंस एक्ट का एक प्रोविजन साथ में रीड कर रहा हूं, 113 कैपिटल ए।
और 113 कैपिटल ए के अंदर एक वर्ड हमें मिला है क्रुएलिटी, और क्रुएलिटी का मीनिंग आईपीसी से हम उठाएंगे सेक्शन नंबर 498 कैपिटल ए से। बिना क्रुएलिटी के अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज लग ही नहीं सकता। गेटिंग? क्योंकि जब भी 113 की प्रिजम्पशन लेनी है, 113 कैपिटल ए का जब प्रिजम्पशन हमें ड्रॉ करना है, तो कोर्ट के सामने जो जो बेसिक है इस प्रिजम्पशन को ड्रॉ करने का, वो ये कि हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने क्रुएलिटी कमिट करी है, और क्रुएलिटी कमिट करने से हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने उस मैरिड वुमेन को अबेट किया सुसाइड कमिट करने के लिए। तो बिना क्रुएलिटी के 113 कैपिटल ए इंडियन एविडेंस एक्ट का अप्लाई कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो द सिचुएशन इज लाइक दिस। क्रुएलिटी 498 कैपिटल ए के अकॉर्डिंगली क्या है? तीन तरह से इसको मेंशन किया जाता है। वन इज द फिजिकल क्रुएलिटी, अदर वन इज द मेंटल हरासमेंट या मेंटल क्रुएलिटी लिख लो, एंड द थर्ड वन इज हरासमेंट in reference to the demand of dowry। ये तीनों चीजें क्रुएलिटी मानी गई हैं। क्या क्या? फिजिकल वायलेंस अगर हस्बैंड वाइफ के ऊपर कर रहा है, यस इट इज क्रुएलिटी। मेंटल टॉर्चर की अलग अलग मीनिंग्स जो है अलग अलग तरीके से निकाले जा सकते हैं। व्हाट इज अ मेंटल टॉर्चर? कॉन्टिन्यूसली वाइफ को टॉन्ट करना, इट इज अ मेंटल टॉर्चर। वाइफ को बिल्कुल भी पैसे ना देना जिसके कारण से वो अपनी जरूरतें पूरी ना कर पाए, मेंटल टॉर्चर। वाइफ को दिन में सिर्फ एक टाइम खाना देना, इट इज अ मेंटल टॉर्चर। आप फिजिकल वायलेंस नहीं कर रहे हो लेकिन मेंटल वायलेंस इज देयर। यस, वाइफ के जो जो पेरेंटल होम है वहां पे वाइफ के अगेंस्ट गलत बातें कर देना। लोगों में एक व्यक्ति अगर अपनी वाइफ के बारे में एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करे, मेंटल टॉर्चर। तो मेंटल टॉर्चर की तो कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो इसका तीसरा एस्पेक्ट है, दैट इज द डिमांड ऑफ डाउरी, इट इज देयर, तो यस इट इज ऑल्सो कंसीडर्ड टू बी अ मेंटल हरासमेंट। ठीक है, अगर आप किसी से डाउरी डिमांड करते हो, चाहे डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो, ये भी मेंटल हरासमेंट का एक कॉन्सेप्ट माना जाता है। सेक्शन नंबर 498 कैपिटल ए के अंदर जो लास्ट पैराग्राफ रखा है उसमें ये चीज को डिफाइन किया हुआ है। सो व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज कि अगर ध्यान से देखते जाइएगा, अगर हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स एक मैरिड वुमेन के साथ इनमें से किसी भी तरीके का एक्ट कर रहे हो, फिजिकल वायलेंस कर रहे हो, मेंटल वायलेंस कर रहे हो, या डाउरी डिमांड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर रहे हो, या अनलॉफुल डिमांड्स करते हैं, अनलॉफुल, तो ऐसे केसेस में हम मानते हैं कि क्रुएलिटी कमिट हो रही है। यस, सेक्शन 113 कैपिटल ने सिर्फ तब अप्लाई करेगा, प्रिजम्पशन का जो रूल है हमारा, अगर क्रुएलिटी हो रही है। अगर क्रुएलिटी प्रूव हो गई और इस मैरिड वुमेन ने, जिसकी शादी को भी 7 साल पूरे नहीं हुए थे, ये सुसाइड कमिट कर ले, तो हम प्रिजम्पशन ड्रॉ कर देंगे। ये प्रूव नहीं हुआ है कि अबेटमेंट किया है, माइंड इट, ये प्रूव नहीं हुआ है कि हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव ने अबेटमेंट किया है, लेकिन हम प्रिजम्पशन कर लेते हैं, प्रिज्यूम करते हैं कि क्योंकि ये क्रुएलिटी कर रहे थे, तो क्रुएलिटी होने से कहीं ना कहीं दैट पर्टिकुलर वुमेन हैज कमिटेड सुसाइड, एंड दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग द प्रिजम्पशन कि उसको किसी तरीके से अबेटमेंट किया है। अबेटमेंट मीन्स व्हाट? टू एनकरेज टू डू समथिंग, टू इंस्टिगेट टू डू समथिंग, एंड इफ द वुमेन इज बीइंग परसुएडेड टू कमिट सुसाइड, तो हमारा 113 कैपिटल ए का जो प्रिजम्पशन है वो काम कर सकता है। लेकिन जेनेसिस क्या है इस रूल का? क्रुएलिटी प्रूव करनी पड़ेगी। अगर क्रुएलिटी प्रूव नहीं कर पाए तो 113 का प्रिजम्पशन अप्लाई बिल्कुल नहीं करेगा। ये बेसिक रूल है। गॉट इट? दूसरी चीज, जैसे मैं ये कहता हूं कि एक फैमिली है, यहां पे एक डब्ल्यू का हस्बैंड के फादर और मदर, ठीक है, तो डब्ल्यू के फादर इन लॉ और मदर इन लॉ बन गए। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है। लेकिन जो मदर इन लॉ है
उसे डब्ल्यू बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, उसे डब्ल्यू बिल्कुल पसंद नहीं है। रीजन क्या है कि डब्ल्यू की जब शादी हुई तो ये अपने साथ कुछ भी एज अ डाउरी लेके नहीं आई है। ये रीजन है कि मदर इन लॉ को अपनी बहू पसंद नहीं आ रही, ठीक है। द सेकेंड एस्पेक्ट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अब इस कारण से कि ये वाइफ, ये जो डब्ल्यू है, ये डाउरी लेके नहीं आई, तो मदर इन लॉ ने टॉन्टिंग करना शुरू कर दिया। एक महीना निकला शादी को तो टॉन्टिंग करना शुरू किया कि तुम्हारे साथ तो तुम कुछ लाई नहीं, तो हमारा जो बेटा है वो तो बर्बाद हो गया। तो इस तरह के कुछ एक टर्मिनोलॉजीज या ऐसे सेंटेंसेस यूज किए गए जिसके कारण से डब्ल्यू को मेंटल हरासमेंट जो है वो हो रही है, जिसको मेंटल क्रुएलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब मेंटल क्रुएलिटी जब होने लगी तो हमें देखना पड़ेगा कि इसकी ग्रेविटी कितनी बढ़ रही है। ग्रेविटी समझते हैं ना, एक हुआ छोटा मोटा टॉन्ट मारना कि आपको काम नहीं आता है या कुछ और, लेकिन एक होता है एक सीरियस नेचर का टॉन्ट मारना। ये ग्रेविटी बढ़ती जा रही है। somehow W used to tolerate everything, ठीक है, यूज टू टॉलरेट, लेकिन इसके बाद मदर इन लॉ ने एक तो डाउरी डिमांड्स कर रही है, साथ में मेंटल क्रुएलिटी भी है डब्ल्यू को, तो इसी चीजों से परेशान होकर अब ये हस्बैंड से बात करती है कि देखो मदर इन लॉ ऐसे ऐसा कहती है। हस्बैंड सेज कि मैं अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। इट हैपेंस इन द फैमिलीज, आप कभी केसेस देखें तो ऐसे ही आएंगे। हस्बैंड सेज कि मैं मदर के आगे कुछ नहीं बोलूंगा, और हस्बैंड जो है वो मान लीजिए कहीं बाहर चला जाता है काम करने के लिए, वाइफ को छोड़ जाता है घर पे जहां पे मदर इन लॉ बैठी है, ठीक है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, this this woman, this mother-in-law is continuously 24 hours torturing her daughter-in-law continuously, ठीक है। जिसके कारण से ये वुमेन इतनी परेशान हो गई कि मेरे को कोई सुन नहीं रहा, हस्बैंड भी नहीं सुन रहा, फादर इन लॉ भी नहीं देख रहे, पैटर्नल होम वाले भी नहीं देख रहे हैं, तो व्हाट शी डिड, शी कमिटेड सुसाइड। नाउ द मोमेंट द सुसाइड हैपेंड ओवर हियर, द मोमेंट द सुसाइड हैपेंड, सो अब हमें तो नहीं पता कि किसने क्या किया, वी डोंट नो। और क्योंकि मैरिड वुमेन ने सुसाइड किया तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, हस्बैंड को पकड़ेंगे। हस्बैंड के रिलेटिव्स पकड़ के ले आएंगे और कहेंगे कि आपने क्रुएलिटी कमिट की होगी, इसीलिए इसने सुसाइड कमिट किया है, तो चार्ज लग जाएगा इन लोगों के अगेंस्ट। मैं ये कहता हूं फैमिली में तीन लोग हैं ना, हस्बैंड, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, तो इन तीन लोगों के अगेंस्ट 306 का चार्ज लग गया, 306 का। ना 302 लगेगी ना 304 लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि इंटेंशनल एक्ट आपने कुछ नहीं किया, आपने तो कुछ किया ही नहीं, सामने वाले ने सुसाइड किया है। नाइदर देयर इज द इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, तो 299 का पार्ट 2 भी नहीं लगेगा। नाइदर यू आर डूइंग एनी एक्ट बाय विच यू हैव द नॉलेज, ठीक है, तो सामने वाले ने सुसाइड किया ना, आपने तो कुछ पॉजिटिव एक्ट या इलीगल ओमिशन नहीं किया, ठीक है। ना 299 लगा ना 300 लगा, तो नाइदर इट इज मर्डर नॉर इट इज कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। इसके साथ साथ एक डाउरी डेथ का केस जो है वो जरूर बन सकता है 304 कैपिटल बी के अंदर, तो उसका चार्ज एडिशनल लग सकता है। अगर डाउरी डेथ है तो 304 कैपिटल बी लग जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे अबेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो अबेटमेंट का चार्ज लगा। अब जब अबेटमेंट का चार्ज लगा तो कोर्ट के सामने ट्रायल शुरू हुआ, दो चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं माइंडेड, 304 बी का भी चार्ज लगेगा और 306 का चार्ज लगेगा। 304 बी लगता है जब डाउरी रिलेटेड डेथ हुई है, और अगर अबेटमेंट करके किसी ने सुसाइड कमिट कर दिया तो 306 एडिशनल चार्ज लग जाएगा। नाउ यू सी ओवर हियर, मैं सिर्फ 306 की बात करूंगा। 306 के केस में एक तो ये मैरिड वुमेन थी जिसने सुसाइड कमिट किया है, मान लीजिए शादी को 7 साल कंप्लीट हुए नहीं है, एंड शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी, शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी। सो नाउ 113 कैपिटल ए का प्रिजम्पशन अप्लाई करेगा। जब कोर्ट के सामने ट्रायल शुरू होगा, देखो कोर्ट के सामने जब ट्रायल शुरू होगा तो व्हाट विल बी द प्रोसेस, आप इस तरह से समझिए कि यहां पे ट्रायल शुरू हुआ और प्रोसिक्यूशन और एक्यूज में पहले प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है कि सर 306 एक्यूज पार्टी ने किया है, दैट इज अबेटमेंट टू सुसाइड किया है। अब एक्यूज तीन लोग हैं, हस्बैंड है, फादर इन लॉ है और मदर इन लॉ है। हस्बैंड
के साथ बॉन्डिंग्स अच्छी थी, ये भी रिलीज हो जाएगा। फादर इन लॉ ने भी कुछ ज्यादा नहीं किया, ये भी बाद में रिलीज हो जाएगा। लेकिन द पॉइंट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है कि अबेटमेंट किया होगा। ये प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है ना। यस एवरीवन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दैट द पर्टिकुलर ऑफेंस इज देयर। तो प्रोसिक्यूटर को कोर्ट में रखना पड़ेगा कि सर इन 3 लोगों ने अबेटमेंट किया है। लेकिन जैसे ही कोर्ट सेक्शन 113 कैपिटल ए के इंग्रेडिएंट्स केस में देख लेता है, क्या इंग्रेडिएंट्स? मैरिड वुमेन, लेस देन 7 years ऑफ मैरिज एंड शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी, तो पूरा का पूरा 113 कैपिटल ए अप्लाई करेगा और हम ले लेंगे प्रिजम्पशन। द मोमेंट द प्रिजम्पशन इज देयर, तो प्रोसिक्यूशन को अब प्रूव नहीं करना है कि एक्यूज पार्टी ने अबेटमेंट करी। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर कोर्ट प्रिजम्पशन ले लेता है तो प्रोसिक्यूटर को प्रूव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिज्यूम कर लिया कोर्ट ने कि इन्होंने अबेटमेंट किया होगा। प्रिजम्पशन का मतलब ही यही है। तो द मोमेंट द प्रिजम्पशन इज देयर, तो इन 3 लोगों के अगेंस्ट कोर्ट प्रिज्यूम करके चल रही है कि इन्होंने अबेटमेंट किया होगा। ठीक है, किसने किया, कैसे किया, उस पर भी डिस्कशन करते हैं। अब देखो, हस्बैंड और फादर इन लॉ मान लीजिए, उनके अगेंस्ट कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये बताता है कि इन्होंने क्रुएलिटी कमिट की हो। उनकी बॉन्डिंग अपनी डॉटर इन लॉ या वाइफ के साथ सही थी, लेकिन मदर इन लॉ ने क्रुएलिटी कमिट किया, मदर इन लॉ। और अगर क्रुएलिटी का एविडेंस कोर्ट के सामने आ जाए, मैं ये कहता हूं हस्बैंड भी रिलीज हो जाएगा, फादर इन लॉ भी रिलीज हो जाते हैं, लेकिन मदर इन लॉ जो है, इसके अगेंस्ट अगर क्रुएलिटी प्रूव हो जाती है कि इसने क्रुएलिटी कमिट करी है अपनी डॉटर इन लॉ के अगेंस्ट, तो हम क्या करेंगे, इसी बेसिस पे प्रिज्यूम कर लेंगे कि मदर इन लॉ ने ही अबेटमेंट किया है। नीड एट ऑल रिक्वायर्ड टू प्रूव एनीथिंग एल्स। ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है कि आप कुछ और प्रूव करें, क्योंकि प्रिजम्पशन ने आपको हेल्प कर दी। और क्रुएलिटी के बेसिस पे 306 का जो चार्ज है वो सस्टेन कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का मतलब ही यही है। अब अगर मदर इन लॉ के पास कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं जिससे वो ये प्रूव कर सकती है कि उसने क्रुएलिटी नहीं करी, तो ये प्रिजम्पशन हम साइड पे कर देंगे। इसीलिए मे प्रिज्यूम है ना। तो अगर आप रिबटेबल एविडेंसेस दे सकते हो, रिबटेबल एविडेंसेस मतलब कि हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने अबेटमेंट किया है। क्यों प्रिज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि आपके अगेंस्ट क्रुएलिटी प्रूव हो चुकी है। अब अगर आप एविडेंस देके ये प्रूव करवा सकते हो कि आपने क्रुएलिटी नहीं करी, तो ये प्रिजम्पशन आपके ऊपर से हट सकती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एविडेंसेस रखने पड़ते हैं। तो 113 कैपिटल ए की ब्यूटी क्या है कि क्रुएलिटी के बेसिस पे हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि अबेटमेंट हुआ है, प्रिज्यूम कर लेते हैं। लेकिन ये हर केस में 113 कैपिटल ए अप्लाई नहीं करेगा, हर केस में नहीं अप्लाई करेगा। मान लीजिए कि एक मैरिड वुमेन जिसकी शादी को 15 साल हो चुके हैं और वो मैरिड वुमेन सुसाइड कमिट करती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में द बर्डन इज अपॉन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दैट एक्यूज्ड हैज अबेटेड द सुसाइड। हम प्रिजम्पशन नहीं ले सकते, क्योंकि प्रिजम्पशन लेने का क्राइटेरिया एक अलग है। वो सिर्फ तब लगेगा अगर मैरिड वुमेन की शादी को 7 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं और उसकी अगेंस्ट क्रुएलिटी हो रही थी। बाकी केसेस में जिनमें ये इंग्रेडिएंट्स अप्लाई नहीं करते हैं, उन केसेस में 306 का चार्ज तो लग जाएगा, अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज तो लग जाएगा, लेकिन प्रिजम्पशन कोर्ट ड्रॉ नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रिजम्पशन ड्रॉ करने के लिए 113 के इंग्रेडिएंट्स का फुलफिल होना जरूरी होता है। तो इस पे लिख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, राइट डाउन। 113 कैपिटल ने मेरे ख्याल से आपने हेडिंग बनाया होगा, राइट डाउन। इन द केस ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड, इन केस ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड by husband or relatives, by husband or relatives upon a married woman, upon a married woman, मतलब वाइफ ही लिख लेना ब्रैकेट में ना, वाइफ, हस्बैंड की वाइफ, upon a married woman, that is wife, the presumption of section 113 capital A, the presumption of section 113 capital A may apply, the presumption of section 113 capital A may apply, comma,
कब अप्लाई करेगी? अगर ये प्रूव हो जाए कि द वाइफ वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी। ठीक है, लिखते जाइएगा कॉम लगा के। इफ इट इज प्रूव्ड दैट, if it is proved that the husband or any relative of husband, if it is proved that the husband or any relative of husband has committed cruelty, husband or any relative of the husband has committed cruelty, then अब देखो दो तीन चीजें कोर्ट एनालाइज करेगा। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कोर्ट प्रिजम्पशन का काम शुरू कर दे। सबसे पहले कोर्ट ये देखेगा कि अगर क्रुएलिटी कमिट हुई है तो व्हाट इज द नेचर एंड डिग्री ऑफ क्रुएलिटी। ठीक है, नेचर एंड डिग्री कि किस लेवल पे क्रुएलिटी कमिट हो रही थी, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल वायलेंस या डाउरी हरासमेंट एक्सेट्रा, किस लेवल पे चल रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने इनडायरेक्टली एक टॉन्ट मारा लेकिन आपको कोई क्रुएलिटी, आपको कोई डाउरी चाहिए नहीं है, या एक व्यक्ति छोटी मोटी फिजिकल वायलेंस कमिट करता है, जैसे मान लो छोटी मोटी फिजिकल वायलेंस का मतलब क्या होता है कि हस्बैंड को बिजनेस में 10 लाख का नुकसान हो गया और वो घर आता है और वाइफ आके कहती है कि मुझे शॉपिंग कराने ले चलो, तो उसको गुस्सा आया तो उसने एक थप्पड़ मार दिया। ठीक है, ही स्लैप्ड हर। अब ये है तो क्रुएलिटी, फिजिकल वायलेंस तो हो गया। अब इतना करने पे वाइफ जाती है और सुसाइड कमिट कर ले, तो आर यू गोइंग टू टेक द प्रिजम्पशन? द आंसर इज नो, बिकॉज द लेवल और द नेचर ऑफ द डिग्री इज नॉट दैट मच कि हम प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लें और आपको लायबल कर दें। तो ऐसे केसेस में वी आर ओनली गोइंग टू see that the person who is of the weak mind, if the person finishes his or her life, the other person should not be responsible. ठीक है, एक कमजोर दिमाग का व्यक्ति अगर अपनी जान खुद गवा दे तो दूसरे को लायबल ना करिए। तो ये उन केसेस में जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम ऐसे केसेस में अबेटमेंट के लिए किसी को लायबल कर रहे हो तो नेचर और डिग्री ऑफ क्रुएलिटी हमेशा एक इंपॉर्टेंट रेलेवेंट फैक्ट माना जाता है। लिखते जाइएगा। लास्ट में आपने क्या लिखा? हस्बैंड हैज कमिटेड क्रुएलिटी अपॉन द सेड वाइफ, ये लिखा है। आगे लिखिए, देन डिपेंडिंग अपॉन the nature and degree of cruelty, then depending upon the nature and degree of cruelty, and also the time gap, between cruelty and suicide, अब मान लो हस्बैंड ने क्रुएलिटी कमिट करी जनवरी के महीने में और सुसाइड कमिट हो रहा है 10 महीने बाद, तो गैप बहुत ज्यादा है, तो हम प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अबेटमेंट के लिए, लायबल करने के लिए कुछ और प्रूव करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो गैप बिटवीन द क्रुएलिटी एंड सुसाइड, फुल स्टॉप। द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट it is a case of the court may presume that it is a case of abetment to suicide, full stop. नेक्स्ट पैराग्राफ से आइएगा। this does not mean that section 306 will not apply. This does not mean that section 306 will not apply upon the husband or relatives. Section 306 will not apply upon the husband or relatives in the cases where the suicide was committed, after 7 years of marriage. After 7 years of marriage, comma, rather even then also the charge of section 306 can be framed, but प्रिजम्पशन रेज करेंगे या नहीं करेंगे? अगर
शादी को 7 साल खत्म हो चुके हैं तो प्रिजम्पशन नहीं लगेगी, 306 का चार्ज लग जाएगा, ठीक है। बट द प्रिजम्पशन विल नॉट बी रेज्ड, बट द प्रिजम्पशन विल नॉट बी रेज्ड, तो बर्डन किसके ऊपर चला गया? सारा प्रोसिक्यूशन के ऊपर। एंड द burden of proof will lie upon burden of proof will lie upon the prosecution. Burden of proof will lie upon the prosecution, full stop। ठीक, तो ये जब हमने इस एरिया को टच किया है, अभी 113 कैपिटल है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी व्यक्ति जिसको अबेट किया गया और कोई सुसाइड कमिट कर ले तो अबेटर की लाइबिलिटी 306 की हर केस में बनेगी, हर केस में। अगर जिसने सुसाइड कमिट किया है वो मैरिड वुमेन थी, 7 साल शादी को नहीं हुए थे, शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी, तो हम ऐसे केसेस में एक्यूज के अगेंस्ट क्या कर लेंगे? प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेंगे कि उसने अबेटमेंट किया। फिर उस एक्यूज अबेटमेंट नहीं किया, तो दिस इज द मैटर कि नॉर्मली जो हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है वो रहता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर, कि आप प्रूफ करिए कि एक्यूज ने ये ऑफेंस किया है। लेकिन जिन केसेस में हम प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेते हैं तो प्रोसिक्यूशन का बर्डन खत्म हो जाता है और सारा का सारा बर्डन एक्यूज पार्टी पे स्विच कर जाता है और उनको प्रूव करना पड़ता है कि उन्होंने ऑफेंस नहीं किया है। तो दिस इज द मैटर व्हिच वी हैव टू सी इन रेफरेंस टू 113 कैपिटल ए। चलिए, सो इसी के साथ अगले एरिया पे आते हैं, दैट इज सबसे पहले मैं आपके साथ 498 कैपिटल ए डिस्कस करने वाला हूं, क्रुएलिटी का सेक्शन। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है उन पे आएंगे। उसके बाद फिर 304 कैपिटल बी, दैट इज द डाउरी डेथ, उस पे आते हैं। ठीक है, ये सारा एरिया आज हमें खत्म करना है। सबसे पहला 498 कैपिटल ए, हेडिंग बना लेना क्रुएलिटी, क्रुएलिटी अपॉन वुमेन। देखो, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज से प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट रखती है कि हमें भी पता है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हम कह सकते हैं फ्रिवोलियस कंप्लेंट्स, फ्रिवोलियस मतलब नकली कंप्लेंट्स, फर्जी कंप्लेंट्स 498 कैपिटल ए के अंदर फाइल होती है और वाइफ्स अपने हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स को अननेसेसरली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व करवा देती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इज वेल एक्वेंटेड विद दिस। बट अब देखो, जब सेक्शन बनाया तो सेक्शन की इंटरप्रिटेशन और सेक्शन को किस तरह से फॉर्मुलेट करना है वो जरूरी है। आप लोगों ने सभी ने सीआरपीसी पढ़ रखा है। सीआरपीसी में स्टार्टिंग की क्लास में मेरे ख्याल से टेस्ट हो जाएगा अभी आपका सीआरपीसी का, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, व्हाट इज द डिफरेंस? Yes, what is the difference between cognizable offense and a non-cognizable offense? The basic thing is कि किसी भी ऑफेंस को कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल चेकआउट करने के लिए शेड्यूल देखना पड़ता है। शेड्यूल विल टेल यू दैट व्हिच ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, व्हिच ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, तो शेड्यूल विल गिव यू द आंसर। कोई ऐसी थ्योरी बोले कि कॉग्निजेबल इज नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल इज बेलेबल, वो गलत होता है। दूसरी चीज कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में what is the procedure which the police authorities has to invoke? तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आफ्टर द ललिता कुमारी जजमेंट एफआईआर को लॉन्च करना मैंडेटरी हो चुका है। द पुलिस ऑफिसर्स कैन नॉट गो फॉर द प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, नहीं कर सकते। सिर्फ उन केसेस में प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है जहां पे पुलिस ऑफिसर को श्योरिटी नहीं है कि ऑफेंस का नेचर क्या है। ठीक है, मान लीजिए कोई कंप्लेंट करता है और कहता है जनाब बड़ी पिटाई हो गई, तो पिटाई का नेचर कैसा है उसको एनालाइज करने के लिए पुलिस ऑफिसर को शायद प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ जाए। लेकिन अगर आप क्लियर हैं कि किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जो शेड्यूल के अकॉर्डिंगली कॉग्निजेबल कैटेगरी में फॉल करता है, तो एफआईआर इज मैंडेटरी। सिर्फ कुछ एक ऑफेंसेस और जैसे मैट्रिमोनियल है, हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, मेंटेनेंस के केसेस है, यहां पे आप इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च ना करें। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द ऑफेंसेस व्हिच आर ऑफ नॉन बेलेबल कैरेक्टर। ऐसे ऑफेंसेस में बेल कहां से मिलेगी? कोर्ट से। कौन से सेक्शन के अंदर? 437 के अंदर। और कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कॉग्निजेबल भी है और नॉन बेलेबल भी है, ठीक है,
मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जैसे मैं 498 कैपिटल ए की ही बात कर रहा हूँ कि जो कि कॉग्निजेबल भी है प्लस नॉन बेलेबल भी है। तो कॉग्निजेबल होने के कारण से पुलिस ऑफिसर को एफआईआर लॉन्च करना ही पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। विदाउट परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट द पुलिस ऑफिसर हैज द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट अकॉर्डिंग टू 156 ऑफ सीआरपीसी। और क्योंकि ये नॉन बेलेबल है तो आप पुलिस ऑफिसर से बेल ले नहीं सकते, बेल आपको कोर्ट ही देगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब आप इमेजिन करके चलिए, क्योंकि आप लोग तो कोर्ट में जाते ही, तो कोई भी लेडी जिसने अपने हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट 498 का एक कंप्लेंट रजिस्टर करवा, तो पुलिस ऑफिसर को एफआईआर लिखना पड़ेगा। और एफआईआर लिखने के बाद might go for the investigation without the order of the magistrate, he can go for that। और जब अरेस्ट कर लिया तो अरेस्ट करने के बाद बेल लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, और कोर्ट भी फिर बेल देगा या नहीं देगा वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे होता है। तो ये जो इशू था हमारा कि ये जो हमारा 498 कैपिटल है इसका मिसयूज बहुत एक्सटेंट तक है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है कि वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर ले। अगर नॉन कॉग्निजेबल होता तो शायद कर लेता, कॉग्निजेबल में मैंडेटरी है उसको एफआईआर लॉन्च करना। और एफआईआर लॉन्च करने का मतलब है कि द जुडिशियल प्रोसेस विल स्टार्ट इन दीज केसेस। यस, 154 की अगर रिपोर्ट दर्ज हो जाए तो अक्रेंस रिपोर्ट भेजना ही पड़ेगा 157 के अंदर। और अक्रेंस रिपोर्ट भेजा तो मजिस्ट्रेट को पता लग जाएगा कि उनकी जुरिस्डिक्शन में कौन अरेस्ट हुआ है, कौन नहीं हुआ, एटसेट्रा एंड सो ऑन। द होल प्रोसेस ऑफ सीआरपीसी विल बी देयर। प्लस बेल वाला एक और इशू कि पुलिस ऑफिसर बेल दे नहीं सकता, तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे मैटर चला जाता है, और कोर्ट बेल दे या ना दे वो एक अलग बात है। बट कमिंग टू द पॉइंट, हमारे पास 2014 में 2014 में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ। द नेम ऑफ द केस इज अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। आप केस का नाम लिख लीजिए, अर्नेश, ARNESH, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इट इज ऑफ 2014 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का इस अर्नेश कुमार की जजमेंट में बहुत अच्छी गाइडलाइंस इन्होंने दी, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन था, जो ऑब्जर्वेशन मैं यहां पे पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिएगा इसको। कोर्ट ने कहा है, पैरा नंबर ये इस में जो जजमेंट अभी पढ़ रहा हूं वो जजमेंट दूसरा है, सोशल एक्शन फोरम ऑफ मानवाधिकार का जजमेंट है। आई विल गिव यू द साइटेशन। तो उसी जजमेंट के पैरा नंबर 22 में ये चीज मेंशन्ड है, लिखा हुआ है The said offense is cognizable and non-bailable offense। 498 कैपिटल ए की बात हो रही है। The said offense is cognizable and non-bailable। This court in Arnesh Kumar versus State of Bihar has observed that the said offense, because of this character, has a dubious place of pride। dubious place of pride समझते हैं कि इस सेक्शन का एक अलग ही महत्व है। ठीक है, और क्या प्राइड है इसकी? amongst the provisions that are used as weapons, rather than shield by disgruntled wife। एक स्टेटमेंट यूज किया है कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन 498 कैपिटल ए को एक हथियार की तरह यूज किया जा रहा है। किससे? कौन कर रहा है? डिसग्रंटल्ड वाइफ। डिसग्रंटल्ड वाइफ समझते हैं कि वो वाइफ जिसको मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को निभाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, रेदर उसको अपने हस्बैंड और हस्बैंड को रिलेटिव और रिलेटिव्स को जेल में डालने में ज्यादा इंटरेस्ट है। डिसग्रंटेड, ठीक है, जिनको बदले लेने की भावना होती है ना ऐसी वुमेन्स। ठीक है, आप लोग अगर कल जैसे मैं डिस्कस कर ही रहा था कि मोस्ट ऑफ द केसेस आर फॉल्ड ऑन द फ्रिवोलियस कंप्लेंट्स, तो हु इज दैट लेडी हु इज फाइलिंग दैट कंप्लेंट? दैट इज अ डिसग्रंटेड वाइफ, डिसग्रंटेड। एंड अगली जो स्टेटमेंट कोर्ट ने कही, लिखा है द सिंपलेस्ट वे टू हरास इज टू गेट हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स अरेस्टेड अंडर दिस प्रोविजन। सबसे बढ़िया तरीका है बदला लेने का कि हस्बैंड ने बात ना सुनी तो चले जाओ 498 के अंदर। ठीक है, मदर इन लॉ ज्यादा काम करवाती है तो 498 कैपिटल इज द बेस्ट वेपन टू पुट हर बिहाइंड बार। दिस इज द बेस्ट वेपन। तो कोर्ट ने कहा ये बहुत अच्छा तरीका है हरासमेंट करने का।
और इसी तरीके को हमें थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो अरनेश कुमार के जजमेंट में कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है कि 498 कैपिटल है, आप अपनी कॉपीज पे इन पॉइंट्स को जॉट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, कि 498 कैपिटल है, नो डाउट कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। अब ये तो लेजिस्लेचर की पॉलिसी होती है कि वो सेक्शन में या जो भी ऑफेंस बना रहे हैं उसको किस कैटेगरी का बनाना चाहते हैं। इट इज ऑल टुगेदर द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर। हम लोग लॉ नहीं फ्रेम कर सकते लेकिन गाइडलाइंस तो दे सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि 498 कैपिटल ए का केस जब भी रजिस्टर होगा तो पुलिस वाले आंख बंद करके हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स को अरेस्ट करने के लिए एकदम ना जाए, ना जाए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि केस में अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अरेस्ट इज ऑल टुगेदर अ डिस्क्रिशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर, आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस। सेक्शन नंबर 41 सीआरपीसी जब हम पढ़ते हैं तो क्या वहां पे मैंडेटरी किया है पुलिस ऑफिसर के लिए कि आप कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर लो? नो, पुलिस ऑफिसर बिना अरेस्ट किए भी केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो अगर हम इस अरेस्ट वाले एरिया में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवा दें कि पुलिस वाले आंखें बंद करके अरेस्ट करने ना जाएं, रेदर एक प्रॉपर पॉलिसी डेवलप कर देते हैं, तो कोर्ट ने कहा कि आपको अगर लगता है कि अरेस्ट की जरूरत नहीं है और हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग्स के दौरान पुलिस वालों के साथ कॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो आप 41 के कैपिटल ए का नोटिस देके उनको बुला लो। सेक्शन 41 कैपिटल ए सीआरपीसी आप लोग रिकॉल करिए तो वहां पे ये प्रोसेस है कि किसी भी केस में जब पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते थे और नहीं कर रहे हैं तो वो जो भी अरेस्ट, जिसको अरेस्ट करना था उसको नोटिस देके कभी भी पुलिस स्टेशन में बुला सकते हैं। ये नोटिस भेजने की जो कार्रवाई है 41 कैपिटल ए के अंदर होती है, 41 कैपिटल। दूसरा कि अगर आप अरेस्ट कर रहे हो, इफ यू आर अरेस्टिंग द हस्बैंड और द रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड, तो कोर्ट ने कहा कि एक चेकलिस्ट तैयार करनी पड़ेगी आपको। चेकलिस्ट में क्या आएगा कि आप रीजंस लिखेंगे कि क्यों आप अरेस्ट कर रहे हो। आप लोगों को रिकॉल करना है सेक्शन 41 जब मैंने सीआरपीसी की क्लासेस में करवाया था तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि जब भी पुलिस ऑफिसर्स किसी को अरेस्ट करते हैं तो वहां पे उनको रीजन लिखना पड़ता है कि ये व्यक्ति कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंस इंश्योर नहीं करेगा, ये व्यक्ति जो है अगर इसको अरेस्ट नहीं किया तो ये एविडेंसेस को टेम्पर कर देगा, ऑफेंडर्स भाग सकता है, एब्सकॉन्ड कर सकता है, या जो विटनेसेस हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर मैटर है तो डेफिनेटली पुलिस को एक चेकलिस्ट तैयार करनी है। चेकलिस्ट मतलब कि वहां पे एक लिखा होगा कॉलम, आपको बताना है कि आप क्यों अरेस्ट कर रहे हो, और अगर वो पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो आपको 498 कैपिटल ए में अननेसेसरली विदाउट मेंशनिंग द रीजन अरेस्ट नहीं करना है, ये लिखा है कोर्ट। और अगर कोई भी अरेस्ट, ये भी ध्यान से सुन लो, कोई भी अरेस्ट बिना चेकलिस्ट बनाए किया गया तो दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी द अनलॉफुल डिटेंशन। समझ रहे हैं कि अगर आपने बिना इस अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अरेस्ट किया तो दैट अरेस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ। वो तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया ना, कि कोर्ट ने कहा कि ये करिए, गाइडलाइंस बना के दिया और आप नहीं कर रहे हैं, तो इट विल बी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑल्सो। दूसरी चीज, मैं कुछ एक पॉइंटर्स यहाँ पे पढ़ूंगा, आप लोग देखते जाइएगा। दीज आर द गाइडलाइंस गिवन इन अरनेश कुमार केस, ठीक है। उसके बाद कुछ एक और पॉइंटर्स थे वो बाद में ऐड ऑन करते हैं। The first thing is, okay, which is important as far as you are concerned. Let me go for that. Yeah. पहली चीज देखो, साथ साथ में प्रोविजन आपको कोरिलेट करता जाऊंगा कि जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो आप अपने पास मैक्सिमम कितने घंटे तक रख सकते हो? 24 आवर्स तक, वो भी या फिर रीजनेबल पीरियड या फिर 24 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं। और 24 आवर्स के बियॉन्ड अगर आपको डिटेंशन करना है तो मजिस्ट्रेट को ऑर्डर लेना पड़ता है, ठीक है, 167 के अंदर, दैट वी नीड द फर्दर कस्टडी ऑफ दिस पर्सन। तो उसी की रेफरेंस में मैं पढ़ने वाला हूं, आप लोग देखते जाइएगा। ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंस्ट्रक्ट, ये कोर्ट ने कहा है कि ये करना है कि ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंस्ट्रक्ट देयर पुलिस ऑफिसर्स नॉट टू ऑटोमेटिकली अरेस्ट व्हेन द केस ऑफ 498 कैपिटल ए इज रजिस्टर्ड। ऑटोमेटिकली अरेस्ट करने के लिए ना चाहिए, बट टू सेटिस्फाई देमसेल्फ about the necessity of arrest under the parameters laid down in 41 of CRPC। ये पहली चीज कोर्ट ने कही कि आप ऑटोमेटिकली अरेस्ट ना करें
पहले 41 की डायरेक्शंस देखिए जो सीआरपीसी में। दूसरा कह रहा है दैट ऑल द पुलिस ऑफिसर्स शुड बी प्रोवाइडेड अ चेकलिस्ट, एक डॉक्यूमेंट दिया जाए उनको जिसमें कुछ एक मेंशन होगा, क्लॉजेस जिसको हम चेकलिस्ट कहते हैं, जिसमें कुछ जो 41 के अंदर वो मेंशन है ना चीजें कि द पर्सन कैन एब्सकॉन्ड, द पर्सन कैन इन्फ्लुएंस द विटनेसेस एक्सेट्रा, तो वो कॉलम वहां पे लिखे होंगे। आपको जो चीज लगती है उसको चेक करके आप जो है अरेस्ट करने के लिए जाएं, ठीक है, इसीलिए कहा दिया चेकलिस्ट बनानी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी सब क्लॉज 2। तो वो जो वहां पे मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग चेकलिस्ट बनाया जाए। थर्ड और फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते जाइएगा। द पुलिस ऑफिसर शेल फॉरवर्ड the checklist duly filled and furnish the reasons and materials necessitated the arrest while producing the accused before magistrate for further detention। कि जब आपने मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना अरेस्ट कर लिया, कॉग्निजेबल ऑफेंस से आप कर सकते हो, सेक्शन 57 सीआरपीसी का कहता है यू कैन गो फॉर दैट। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था ताकि आपको फर्दर डिटेंशन मिल जाए। फर्दर डिटेंशन के लिए जब 167 सीआरपीसी के अंदर आप प्रोडक्शन करोगे एक्यूज की, तो मजिस्ट्रेट को चेकलिस्ट देनी पड़ेगी कि हमने इन बेसिस पे एक्यूज को अरेस्ट किया है, चेकलिस्ट दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए कि मजिस्ट्रेट अगर फर्दर डिटेंशन देने वाले हैं तो उनको क्या ध्यान रखना है। अगला पॉइंट मजिस्ट्रेट्स के लिए लिखा है द मजिस्ट्रेट while authorizing the further detention of the accused shall pursue the report furnished by the police officer in terms aforesaid। मतलब जो चेकलिस्ट एक्सेट्रा है, जो जो डेली डायरी है, केस की डायरी है, वो सब चीजें देखने के बाद and after recording its satisfaction the magistrate will authorize the detention। तो ये सब मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं है कि फॉर्मली फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर पास कर देंगे, नहीं, मजिस्ट्रेट को अपने रीजंस लिखने पड़ेंगे कि क्यों उनको लगता है कि फर्दर डिटेंशन पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने के लिए करना क्या है, जो पुलिस ऑफिसर्स ने चेकलिस्ट दी, जो पुलिस ऑफिसर्स ने रिपोर्ट दी है, स्टेटस रिपोर्ट या डेली डायरी या केस की डायरी जो रखी गई है, वो सब चीजें देखी जाएंगी। अगला पॉइंट देखिए द डिसीजन नॉट टू अरेस्ट द एक्यूज, कि अगर आप 498 कैपिटल ए के केस में अरेस्ट नहीं कर रहे हो तो क्या करना है। द डिसीजन नॉट टू अरेस्ट द एक्यूज बी फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट विद इन 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस विद अ कॉपी टू द मजिस्ट्रेट मे बी एक्सटेंडेड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ये क्या है कि अगर 498 कैपिटल ए के केस में आपने अरेस्ट नहीं किया है तो इसकी भी रिपोर्ट 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो है मजिस्ट्रेट को भेजनी पड़ती है कि आपने किसी केस में अरेस्ट अगर नहीं किया तो आपको क्यों लगता है कि अरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बना रहे हैं कि अरेस्ट करना है तो भी एक तरीका, और नहीं कर रहे हो तो देखो होता क्या है ना, कभी कभी एग्जाम्पल समझिएगा, जरूरी थोड़ी है कि हर बार गलत ही केस आएगा, जरूरी थोड़ी है कि हर बार जो वाइफ है वो डिसग्रंटेड ही होगी, इट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। कभी कभी बोनाफाइडी केसेस भी तो आते हैं। अब मान लो एक लेडी ने अपने हस्बैंड या रिलेटिव्स के अगेंस्ट बोनाफाइडी वायलेंस का, क्रुएलिटी का केस रजिस्टर करवाया, और हस्बैंड की जो फैमिली है वो थोड़े से दबंग किस्म के लोग हैं, तो उन्होंने पुलिस वालों को कह दिया कि हमें आप अरेस्ट मत करिए, ठीक है, पैसे वैसे दे के हो जाता है काम आजकल, ऑफ द रिकॉर्ड रखेंगे इसको, है ना। तो नाउ इफ द पुलिस ऑफिसर हैज नॉट अरेस्टेड, तो था तो बोनाफाइडी केस, होना चाहिए था अरेस्ट, लेकिन नहीं हुआ। तो अगर अरेस्ट नहीं हो रहा है तो पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को 2 हफ्ते के अंदर ये एक कॉपी सबमिट करेंगे रिपोर्ट की कि आपने इस केस में अरेस्ट क्यों नहीं किया है, ये बताना पड़ेगा। तो मतलब इफ यू आर अरेस्टिंग देन आल्सो देयर इज अ प्रोसेस, इफ यू आर नॉट अरेस्टिंग देन आल्सो देयर इज अ प्रोसेस। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट में मैं कह रहा हूं, ये उन लोगों के लिए जो जुडिशियल ऑफिसर्स की बनने की तैयारी कर रहे हैं कि अगर आपने फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर 498 कैपिटल ए के अंदर बिना रीजंस मेंशन किए या बिना अपने आप को सेटिस्फाई किए पास कर दिया, समझ रहे हैं ना जो अभी हमने कहा ऊपर, तो बिना अगर मजिस्ट्रेट के सामने जब केस गया और पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि सर हमें फर्दर डिटेंशन चाहिए, और मजिस्ट्रेट ने जो जो चेकलिस्ट थी वो नहीं देखी,
या रीजंस मेंशन नहीं करे, अपने आप को सेटिस्फाई नहीं किया और डिटेंशन ऑर्डर पास कर दिया, तो उसके लिए पढ़ लो, इफ द मजिस्ट्रेट इज ऑथोराइजिंग डिटेंशन without recording the reasons by such judicial magistrate, he shall be liable for departmental actions by the appropriate high court. तो जो भी कंसर्न हाई कोर्ट है वो उस जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट लास्ट में ऐड किया, इसके कारण से कोई भी जुडिशियल ऑफिसर अपनी नौकरी तो दांव पे नहीं लगाएगा। तो इसीलिए कि अगर उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन ना शुरू हो तो इट इज बेटर टू फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम। ठीक है, तो दिस इज द होल प्रोसेस व्हिच आई हैव टू डिस्कस विद यू पीपल कि 498 कैपिटल ए जिसका मिसयूज कोर्ट भी मानती है कि होता है, डिसग्रंटल्ड वाइफ, ठीक है, कर सकती है। डिसग्रंटल्ड का मीनिंग डिक्शनरी में निकाल के देना मेरे लिए यहाँ पे सुटेबल नहीं है, बहुत सारी फीमेल्स भी बैठी है, मैरिड वुमेन्स भी हैं, तो अच्छा नहीं होता है ऐसा बोलना, लेकिन उसका मीनिंग देखिए तो क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब जब ये अरनेश कुमार की जजमेंट आई, ठीक है, आपने लिख लिया ना अरनेश कुमार के अंदर क्या गाइडलाइंस थी, ठीक है, आई होप यू पीपल हैव डन विद दिस। तो इसी के साथ साथ इतना इजीली तो फॉलो अप नहीं हो पाता है। ठीक है, कोर्ट ने गाइडलाइंस बना दी, लेकिन इतने ज्यादा पुलिस स्टेशन हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कंट्री की, इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, हाउ टू रेगुलेट इट। तो इसके साथ साथ एक और केस आया हमारे पास, केस का नाम आप लोग लिख लीजिए, इट इज राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। देखो राजेश शर्मा के केस में ये 2017 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, डिवीजन बेंच का, 2017 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में कोर्ट ने क्या किया था, तो 498 कैपिटल ई की रेफरेंस में, लेकिन लॉ कमीशन है ना हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लॉ कमीशन, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लॉ कमीशन काम करता है, और 243rd रिपोर्ट लॉ कमीशन ने जो सबमिट करी, उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कुछ एक गाइडलाइंस थी कि ऐसे ऐसे हमें लगता है कि रिकमेंडेशंस हम कर रहे हैं, तो अगर लेजिस्लेचर को अच्छा लगे तो वो लोग फॉलो कर सकते हैं। आदर्श कुमार गोयल जस्टिस एंड यू ललित जस्टिस, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ दीज जस्टिसेस, इन्होंने कहा कि देखो अभी भी पुलिस ऑफिसर्स के हाथ में हर एक चीज है, अरनेश कुमार की गाइडलाइंस के बावजूद भी पुलिस ऑफिसर्स को ही करना है जो भी करना है। तो एक काम करते हैं, एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनवाते हैं, हर जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाए। ये फैमिली वेलफेयर कमेटी का में मेंबर्स कौन कौन होंगे, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं हमारे, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो रहेंगे इस कमेटी के हेड। 3 मेंबर होंगे इस कमेटी के अंदर। कौन सी कमेटी? फैमिली वेलफेयर कमेटी। 3 मेंबर्स विल बी देयर। एक तो डीजे रहेंगे जो सुपरवाइज करेंगे इसको। कुछ एक रिटायर्ड लोग रखेंगे, रिटायर्ड लोग होंगे जो सिविल सर्विसेज के सीनियर ऑफिसर्स हो गए, जुडिशियल ऑफिसर्स हो गए, रिटायर्ड व्यक्ति। और साथ में कहा कि जो वर्किंग ऑफिसर होते हैं ना, वर्किंग और सर्विंग ऑफिसर, उनकी वाइफ्स, उनको इसमें मेंबर बनाया जाए। ठीक है, सर्विंग ऑफिसर्स की वाइफ्स, रिटायर्ड लोग और डीजे साहब, इनको मिला के एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनानी चाहिए। अब इस कमेटी का काम क्या होगा कि जब भी कोई ऐसा डिस्प्यूट उठा है तो इस कमेटी को एक काम करना पड़ेगा कि मान लीजिए 498 कैपिटल ए के अंदर एक केस पुलिस थाने में आया, ठीक है, तो पुलिस वाले क्या करेंगे, कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद, ठीक है, या मजिस्ट्रेट के सामने अगर डायरेक्ट कंप्लेंट केस आ जाता है तो वो इस कंप्लेंट को देखने के बाद द मैटर इज टू बी फॉरवर्डेड टू द फैमिली वेलफेयर कमेटी। कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात? पुलिस वालों के सामने थाने में केस आता है, पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, इस केस को फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास फॉरवर्ड कर देंगे। फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास जब फॉरवर्ड किया जाएगा तो 1 महीने के बाद फैमिली वेलफेयर कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करेगी जो पुलिस को और मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, जिसमें कमेटी अपनी ओपिनियन बताएगी। ओपिनियन ऑफ द कमेटी इज टू बी फॉरवर्डेड टू द पुलिस ऑफिसर एज वेल एज टू द मजिस्ट्रेट। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है कोई अरेस्ट नहीं होगा। समझ गए? 3 चीजें, एक तो कमेटी बना दो,
कोई भी केस गया तो वो केस लिख लेंगे, लेकिन केस को फॉरवर्ड कर देंगे फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास। कमेटी की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आनी चाहिए। 1 महीने तक कोई अरेस्ट नहीं होगा जब तक रिपोर्ट नहीं आई है। जितने भी इस फैमिली वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स होंगे, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि फैमिली डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल करना है, ठीक है। और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर को डेजिग्नेट करना है ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। अब ये गाइडलाइंस बना के दे दी 2017 में, ठीक। 2 जजेस बेंच का जजमेंट था, लेकिन ये फैमिली वेलफेयर कमेटी ऑल टुगेदर फेल हो गई। फेल क्यों हुई? क्योंकि अब देखो ना, अब वाइफ्स को, रिटायर्ड ऑफिसर, सर्विंग ऑफिसर्स की वाइफ कहते हैं कि मेंबर बनाएंगे, रिटायर्ड लोगों को मेंबर बनाएंगे, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो रिव्यू करेंगे कमेटी को। तो जब कमेटी की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होना शुरू हुआ, तो कमेटी काम ठीक से नहीं कर पाई, जिसके कारण से प्रॉब्लम क्या हुई कि जितने भी बोनाफाइडी केसेस आ रहे थे, उन केसेस में अब अरेस्ट तो करना नहीं है जब तक कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी, यू कांट अरेस्ट। तो हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव उस टाइम पीरियड तक अरेस्टेड नहीं है, तो वायलेंस कंटिन्यू रहेगा। और जो सीरियस केसेस, जो ऑनेस्ट बोनाफाइडी केसेस थे, वहां पे ऐसी वुमेन्स को लाइफ का रिस्क रहता था। यस और नॉट? आई होप यू पीपल आर appreciating. So, I hope you people are clear with the issue which was being there in Rajesh Sharma versus State of UP. वो clear हो गया ना? उसी के आगे continue करते हैं. Just hold on. तो 2019 में we got another judgment. उस judgment का पहले आप नाम लिख लीजिए. It is Social Action Forum of मानवाधिकार versus Union of India. It is 2019 Supreme Court. Social Action Forum of मानवाधिकार versus Union of India, 2019 Supreme Court. देखो, इसके बाद जब ये हायर जजेस बेंच का जब जजमेंट आया हमारे पास 2019 में, तो इन्होंने क्या कहा कि whatever is being the directions given in राजेश शर्मा की, हायर बेंच का ये ओपिनियन था दैट द कोर्ट इज नॉट टू मेक द लॉ, कोर्ट इज नॉट टू मेक द लॉ, दे आर ओनली टू इंटरप्रेट द लॉ। अब इन्होंने कहा कि जो राजेश शर्मा की जजमेंट में जो फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई है, ये करिए वो करिए, वो सब जो तरीका लिखा है, इसका एक इम्प्लाइड मीनिंग ये निकलता है कि द सुप्रीम कोर्ट इज इंक्रोचिंग द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। ये तो लेजिस्लेचर का काम होता है कि पॉलिसीज क्या बनानी है, फॉर्मुलेशंस क्या करनी है और कैसे उसको इंप्लीमेंट करवाना है। बट when this particular social action forum, this is a NGO है ना, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये केस फाइल किया, और राजेश शर्मा की गाइडलाइंस के ऊपर ही केस फाइल किया कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आप 1 महीने तक वेट नहीं करोगे, बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहां पे ये जो वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स होंगे वो शायद इतने काबिल ना हो कि ये ऐसे केसेस को डील कर पाए। तो व्हाट शुड बी द ऑप्शन फॉर दैट? तो कोर्ट ने जब ब्रीफ एनालिसिस उसका किया, तो कोर्ट का कहना था कि दीज परमिशंस और डायरेक्शंस व्हिच आर देयर इन द राजेश शर्मा केस, जो फैमिली वेलफेयर कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन करना है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूट करने वाली थी ये सब, तो ऐसी परमिशंस देना ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऐसी फैमिली वेलफेयर कमेटी का गठन करेगी, उसको बनाएगी, तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करोगे कि आपके जान पहचान के लोग वहां पे रहें, ठीक है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो शायद आप कहीं ना कहीं जो जो हम ये कह सकते हैं कि अनबायस्ड जो चीजें हैं उनको अवॉइड करना ऐसा शायद मुश्किल हो। तो उसी बेसिस पे सोशल एक्शन फोरम की जजमेंट में कोर्ट ने कह दिया कि द डायरेक्शंस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर कमेटी एटसेट्रा, ये डायरेक्शंस जो है ये ठीक नहीं है, एंड देयरफॉर वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी पावर टू दिस फैमिली वेलफेयर कमेटी, नहीं देंगे ये पावर। तो 2017 से लेके 19 तक ये फैमिली वेलफेयर कमेटीज अलग अलग जगह पे बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब 2019 में ये जजमेंट, मानव अधिकार वाला जो जजमेंट आ गया, तो ये जितनी भी फैमिली वेलफेयर कमेटी थी इनको डिसमेंटल कर दिया दोबारा से। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि मैं इस सोशल एक्शन फोरम की जजमेंट का लास्ट पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक है, ब्रीफ पैराग्राफ है, और मेरे ख्याल से आप लोग रिकॉल कर लेंगे
कि जब हम सीआरपीसी की क्लासेस डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे अरेस्ट रिलेटेड इश्यूज को लेके हमारे पास दो बेसिक जजमेंट्स हैं, एक डीके बासु और दूसरा जोगिंदर कुमार। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। डीके बासु 1994, जोगिंदर कुमार 1996 का केस है। दोनों में ये बताया गया है कि जब भी आप अरेस्ट करें तो व्हाट शुड बी द प्रोसेस ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट के दौरान ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगी, पुलिस ऑफिसर्स कैसे अकाउंटेबल आप बनाओगे, हर एक चीज मेंशन्ड है। तो उन्हीं जजमेंट्स का, और ललिता कुमारी का जजमेंट भी आपको पता है, जहां पे एफआईआर को लॉन्च करना मैंडेटरी बताया गया ताकि जो क्रिमिनल प्रोसेस है वो इनिशिएट हो पाए। तो उन्हीं सब की रेफरेंस में कोर्ट ने एक जो जो हेल्ड किया है, फाइनली मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूं, दैट अकॉर्डिंग टू द एफोरसेड एनालिसिस, जो भी ऊपर बातें हुई हैं उनकी बात है, while declaring the directions pertaining to the family welfare committee and its constitution by district legal service authority and the powers conferred on the committee is impermissible। ऐसी चीजें जो हम परमिट कर रहे थे अब हम उनको मना करते हैं, is impermissible, and therefore we think it appropriate to direct that the investigating officers should be careful and be guided by the principles given in Joginder Kumar, DK Basu, Lalita Kumari and Arnesh Kumar cases, and it is हर स्टेट के डीजी की बात की जा रही है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, टू एंश्योर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स who are in charge of the cases of 498 capital A should be imparted rigorous training with regard to the principles stated by this court relating to arrest। तो ये इन्होंने फाइनली कंक्लूड कर दिया। अभी हमने पढ़ा ना कि कैसे कैसे अरेस्ट करना है, चेकलिस्ट, वो सब। तो इन्होंने कहा कि देखो जो फैमिली वेलफेयर कमेटी वाली बात थी वो चीज ठीक नहीं है, उसको हम इनपरमिसिबल करते हैं, मतलब जो परमिशन दी थी वो वापस लेते हैं। और दूसरा कि हर स्टेट के डीजी को ये डायरेक्शंस दी जाती है कि आप अपनी स्टेट में जितने भी पुलिस ऑफिसर्स 498 कैपिटल ए के केस को डील करने वाले हैं उनको रिगरस ट्रेनिंग दी जाए। जो गाइडलाइंस हमने फ्रेम करके दी है कि वो जब भी प्रोसेस इनिशिएट करें अरेस्ट एक्सेट्रा का तो उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही करें, ठीक है। और दूसरा मजिस्ट्रेट्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है कि फर्दर डिटेंशन देना है तो कैसे देंगे। अगर उन्होंने बिना प्रोसेस फॉलो किए फर्दर डिटेंशन दिया तो दे आर सब्जेक्ट टू द डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर नाउ क्लियर। द फाइनल जजमेंट है हमारे पास सोशल एक्शन फोरम ऑफ मानवाधिकार का है, जो 498 कैपिटल ए के ऊपर अब लैंडमार्क बन चुका है। और इस जजमेंट में आपको पुरानी सारी जजमेंट्स का जो बेसिक क्रक्स है वो मिल जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये जजमेंट आप लोग एक बार जरूर पढ़ें, ठीक है। इसका कॉपी निकालिएगा और इसको पढ़िएगा, ठीक है। यू विल गेट टू नो मेनी थिंग्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ अरेस्ट, what are the things mentioned in जोगिंदर कुमार, डीके बासु, ललिता कुमारी एंड अरनेश कुमार। सारी गाइडलाइंस आपको इस जजमेंट के अंदर मिल जाएंगी। या मैं एक काम करता हूँ, इस जजमेंट का जो फाइनल डिसीजन है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, तो आप लोग उसका प्रिंट निकाल के उसको अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। वैसा कर लो, अदरवाइज पूरा जजमेंट तो लेंदी है, ठीक है। 100 प्लस समथिंग पेजेस का है, लेकिन जो इसका ब्रीफ है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो यू प्लीज गो फॉर दैट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर दैट व्हाट इज द बेसिक ऑफ 498 कैपिटल ए। So I believe it is more than sufficient for today, है ना, आज के लिए sufficient है। कल हम लोग इसी पे फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। डाउरी डेथ का जो हमारा एक सेक्शन बचा है 304 कैपिटल बी, उस पे जाने के बाद उसके साथ साथ हमारा जो रहेगा, कल भी एविडेंस एक्ट लेके बैठना है आप लोगों ने। 304 बी के साथ साथ 113 बी इंडियन एविडेंस एक्ट साथ में चलेगा। जैसे यहाँ पे मे प्रेज्यूम था, वहां पे शेल प्रेज्यूम हम पढ़ेंगे, लेकिन वो कल का बात है, ठीक है। कल जो भी करना है हमने, फिर उसके बाद आपका जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है जहां से आपके ज्यादातर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज होती है वो खत्म हो जाएगा। देयर आफ्टर द स्मॉल इशू ऑफ किडनैपिंग एंड अबडक्शन इज देयर। फिर उसके बाद ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन पे हम स्विच कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक यू सर। यस गौरव, यू वांट टू से समथिंग, यू कैन डेफिनेटली आस्क। यस Hello, sir. Is that I'm audible? Yes, sir. Sir, can you please repeat about 511, section 511 with 305 or 306? ठीक। Yes, sir. देखो, सेक्शन 511 इज जस्ट फ्रेम्ड फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, ठीक है।
किसी भी सेक्शन के, देखो दो चीजें हैं, टू एस्पेक्ट्स आर देयर। एक तो ये कि कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ उसके अटेम्प्ट के लिए अलग से कहीं पे स्पेसिफिक प्रोविजन मेंशन है, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोविजन इज मेंशन। तो अगर स्पेसिफिक प्रोविजन मेंशन है तो हमें 511 देखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर रख देता हूं 307, 308, 309, ठीक है। इसके साथ साथ और भी आपको मिल जाएंगे, अटेम्प्ट टू कमिट डेकॉइटी मिल जाएगा, ठीक है, वो भी पनिशेबल है। अटेम्प्ट टू वेजिंग ऑफ वॉर मिल जाएगा, 121 के अंदर पनिशेबल है। तो अटेम्प्ट को लेके जितने भी सेक्शंस अलग से बनाए गए हैं उनकी पनिशमेंट वहीं पे देख लो, अलग से देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस जिनका अटेम्प्ट जो है अलग से पनिशेबल नहीं है, ठीक है, मतलब अलग से स्पेसिफिक प्रोविजन मेंशन नहीं है। तो फिर ऐसे केसेस में हमें 511 की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। हेल्प लेने का तरीका क्या है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके लिए इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर किसी भी तरह का इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट है, ऐसे ऑफेंस को करने का अटेम्प्ट किया गया है, तो अटेम्प्ट की पनिशमेंट क्या रहेगी कि जो मेन ऑफेंस है, मेन ऑफेंस का 1/2 कर दो, 1/2। जो मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं कि फॉर एग्जांपल अ पर्सन ट्राइज टू कमिट थेफ्ट, ठीक है, थेफ्ट। तो 379 के अंदर थेफ्ट का पनिशमेंट है 3 साल मैक्सिमम, 3 साल से ज्यादा नहीं होता। अब किसी व्यक्ति ने अटेम्प्ट टू थेफ्ट किया, तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए कोई अलग से तो प्रोविजन नहीं है हमारे पास। तो अगर अलग से प्रोविजन नहीं है तो 379 इज टू बी रेड टुगेदर विद 511। तो 3 साल का 1/2 कर दो तो 1.5 साल आ जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है थेफ्ट कमिट करने के लिए तो उसको पनिशमेंट 1.5 साल की रहेगी। ये है 511 की एप्लीकेशन, ठीक है। सिमिलरली इसको जैसे 306 के साथ हमने ज्वाइन किया कि किसी ने अबेटमेंट किया सुसाइड कमिट करवाने के लिए, अगर तो सामने वाला अबेटमेंट होने के बाद सुसाइड कमिट कर लेता है, क्योंकि वहां पे लिखा है ना हुएवर कमिट्स सुसाइड, तो कमीशन का मतलब फाइनल कमीशन हो चुका है, तो 306 का चार्ज लगेगा। इफ द पर्सन अबेट्स एंड द अदर कमिट्स सुसाइड तो 306। आपने अबेट किया सामने वाले को, देखो एग्जांपल दे देता हूं बड़ा सिंपल सा। ए ने बी को किसी तरह से अबेट किया है कि बी शुड गो एंड कमिट सुसाइड। कैसे अबेटमेंट करेगा? बी को किसी तरह से एनकरेज करना है। एनकरेज कैसे करेगा? बातचीत करने का तरीका बताता है ना कि आप उस क्या चाहते हैं, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द अबेटर। क्या अबेटर सच में चाहता है कि बी सुसाइड कमिट कर ले? इफ यस देन डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बी लायबल। अब ए ने बी को अबेट किया, बी जो है उसका स्टेट ऑफ माइंड उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा था कि वो जो सामने वाला बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सकता है, ही कैन रिएक्ट। अब बी ने क्या किया? बी ने सोचा कि यस ए जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, तो आई शुड गो एंड आई शुड कमिट सुसाइड। तो इसने फंदा लगवा लिया और बेड पे खड़ा भी हो गया। अब ये लटकने वाला है, अगर ये सुसाइड कमिट कर ले तो गया ये, और ए की लाइबिलिटी 306 के अंदर बुक हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए इसने जो है ही इज रेडी टू हैंग हिम अप, अपने आप को लटकाने के लिए रेडी है, लेकिन इमीडिएटली कोई इसको देख लेता है और रोक देता है। तो क्या कमीशन ऑफ सुसाइड हुआ? आंसर इज नो, कमीशन तो नहीं हुआ। तो अगर कमीशन नहीं हुआ तो इसको पूछा जाएगा ना कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये कहता है कि मुझे ए ने कहा था, तो ए की लाइबिलिटी बनाएंगे हम। तो ए शुड बी लायबल फॉर अटेम्प्ट, क्योंकि इसने अटेम्प्ट टू अबेटमेंट टू सुसाइड किया है, कि सामने वाला सुसाइड कर ले उसको लेके अबेटमेंट इसने किया, और ये अटेम्प्ट पूरा का पूरा हो चुका था। क्योंकि अगर वो अपने आप को लटका लेता तो वो मर जाता, तो 306 के अंदर लायबल होता। वो बच गया या उसने सुसाइड कमिट नहीं किया इन केस, तो यहाँ पे अबेटर की लाइबिलिटी तो फिक्स होगी ना। और अबेटर की लाइबिलिटी देखने के लिए 306 रेड विद 511 चला लेंगे। तो 306 की मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल, तो इसका 1/2 कर दो तो 5 साल निकलेगा। तो ए की लाइबिलिटी ऐसे केसेस में 511 रीड करते हुए 5 ईयर्स तक रख सकते हैं। लेकिन अटेम्प्ट वाले जब हम 511 की एप्लीकेशन करते हैं तो ये सिर्फ उन केसेस में होती है जहां पे मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट या कुछ और इंप्रिजनमेंट के तौर पे रखी है, जैसे 10 साल 14 साल एक्सेट्रा, तो उन केसेस में 511 अप्लाई करता है। अगर किसी केस में डेथ पेनल्टी रखी गई है और डेथ पेनल्टी को लेके अटेम्प्ट को लेके कोई अलग से पनिशमेंट नहीं है, तो 511 साथ में नहीं चलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, तो
ऐसे केसेस में करना क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए जल्दबाजी में, उनका नुकसान हो गया। ठीक है, अब ये देखिए कि 305, मैं ये कहता हूं मिस्टर ए एक बी नाम के व्यक्ति को जो इंटॉक्सिकेटेड है या इंसेन माइंड का है या फिर ये माइनॉरिटी के अंदर है, तो इसको अबेट किया। ए ने अबेट किया, बी सुसाइड करने के लिए रेडी है, तो अगर तो बी सुसाइड कर लेता है तो ए की लाइबिलिटी 305 के अंदर। ठीक है, 305। बी ने सुसाइड कमिट नहीं किया, देन अगर बी ने सुसाइड कमिट नहीं किया तो ए शुड बी मेड लायबल फॉर अटेम्प्ट, शुड बी मेड लायबल फॉर अटेम्प्ट। लेकिन यहां पे 511 अप्लाई करना मुश्किल है, क्योंकि 305 के अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, डेथ पेनल्टी। तो डेथ पेनल्टी का हाफ तो नहीं हो सकता, डेथ पेनल्टी का हाफ हो सकता है, द आंसर इज नो। तो फिर ए को कैसे लायबल करें, अटेम्प्ट टू अबेटमेंट टू सुसाइड ऑफ सच माइनर पर्सन एटसेट्रा, तो हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस पर्सन लायबल। तो अब यहां पे हम हेल्प ले लेंगे सेक्शन नंबर 115। 115 है ना, कि आपने अबेटमेंट किया, आप कुछ ऑफेंस करवाना चाहते थे लेकिन ऑफेंस नहीं हो पाया और ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट वाली है, तो अबेटर की लाइबिलिटी 7 साल तक जा सकती है, 7 ईयर्स। ठीक है, तो अगर 511 अप्लाई कर पाए तो वो कर देंगे, नहीं कर पाए तो फिर अबेटमेंट के चैप्टर के अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस रहेगा, गॉट इट। ठीक है, तो नॉर्मली अगर कभी भी अटेम्प्ट को लेके पनिशमेंट देखनी है तो 511 के अकॉर्डिंगली देखनी है, लेकिन डेथ पेनल्टी वाले केसेस में 511 नहीं लग पाएगा क्योंकि उसका हाफ नहीं किया जा सकता, तो फिर कुछ और प्रोसीजर देखना पड़ता है। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि अटेम्प्ट अबेटमेंट के चैप्टर में फिर हम पनिशमेंट देखने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस, गॉट इट। चलिए, और किसी का कोई सवाल? थैंक यू सर। यस, ठीक है। यस किमी, यू हैव एनी क्वेश्चन? रविंदरजीत, रोहित, एनीवन? नो सर, ठीक है, ऑल क्लियर ना। देखो आप लोगों को ये जो हम करवाते हैं ना अभी, अब आप लोगों का मैं मुझे बोलते अच्छा तो नहीं लगता है कि क्रैश कोर्स है या whatever we are discussing over here, ठीक है, इसमें है क्या कि हम लोग when we are going to teach the judicial students ना, तो उनको हर एक चीज पे elaborative discussion and dictations चलती है, ठीक है, so that उनको कहां से क्वेश्चन आएगा we don't know. As far as the ADA exam is concerned, we have to go for some separate things कि कैसे कैसे आप लोगों के एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रिपरेशन करवानी है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि if you are getting the benefit to attend the judicial lectures, so definitely go for that, because अगर आप लोगों के पास टाइम है और प्रिपरेशन कर सकते हो तो वो हमेशा मतलब मेरी तरफ से तो रहेगा, बाकी आप लोगों के ऊपर होता है कि अगर आप जुडिशरी वाले लेक्चर्स को टेकअप कर लें, ठीक है, तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है कि आपके अगर कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग हो गया, कोई क्लास बीच में छूट गई, तो वो सारी चीजें वहां से कवर हो जाती है। क्योंकि क्रैश कोर्स में या जो एडीए वाला कोर्स आप लोगों ने ले रखा है उसमें जो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलते हैं दैट इज ओनली फॉर द लिमिटेड टाइम, तो उसका मैक्सिमम पीरियड 7 डेज रहता है, 7 दिन के बाद हम उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोगों के ऊपर होता है कि क्या आप किस तरीके से लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। यस रोहित, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक है, देखो अभी मेरे ख्याल से आपका आज फर्स्ट क्लास था, तो कहीं ना कहीं पुराने जो हमारे लेक्चर होते हैं, जैसे सीआरपीसी था, उसके बाद आईपीसी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में आपको लगेगा कि मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि whatever I am trying to connect with you, so that is ultimately in reference to the previous lectures also, बीच में कुछ ना कुछ previous lecture से कनेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन you need not to bother about that। अभी आप मिडल में आए हैं ना, तो डेफिनेटली द होल ऑफ द सब्जेक्ट विल बी रिवाइज्ड फॉर यू। ठीक है, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी। बाकी रेस्ट कहीं पे भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए या आप अपनी अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे कोई कुछ ऐसे डाउट्स आते हैं तो डेफिनेटली यू कैन क्वेश्चन मी। ठीक है, तो क्लास में भी या क्लास के बाद भी आप व्हाट्सएप के थ्रू जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू। चलिए, थैंक यू सो मच।